अमरीश के लिए सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो अपनी उस नौकरी से अब बहुत खुश था। लेकिन कई बार जब किस्मत पलटने पर आती है तो कुछ सेकंड की ही देर होती है बस। ऐसा ही अमरीश के साथ भी होने वाला था। वो अपने नौकरी के सपनों के साथ आराम से सो रहा था, लेकिन जब उसको आवाज आती है, बड़ी भारी आवाज, बड़ी क्रूर आवाज, अमरीश मुझे यहां से निकालो। उसके बाद अचानक से जब उसकी जाग खुलती है, जो वो देखता है अपने सामने, वो सन का सन रह जाता है। जैसे उसके सपने ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। अमरीश कौन है? किसको उसने देखा? कहाँ देखा? अमरीश बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, और जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं वो फैक्ट्री से, या यूँ कहें कि उस नौकरी से वो बड़े ही अनसेटिस्फाइड है। एक तो उन्हें तनख्वाह जो है वो बिल्कुल कम मिल रही है, और काफ़ी बार, काफ़ी समय तक वो अपने मालिकों से गुजारिश करते रहते हैं कि आप प्लीज़ मेरी सैलरी को बढ़ा दीजिए। और हाँ, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर आएगी तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है बाहर, तो सॉरी उसके लिए। खैर वापस आते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी जो सैलरी है उसको बढ़ा दीजिए, लेकिन लाख मिन्नतें करने के बावजूद अमरीश की सैलरी बढ़ नहीं रही थी। अब ऐसा भी नहीं था कि नौकरी उनके हाथ में थी और ये नौकरी कर लेते कहीं पर, बस ये इंतज़ार कर सकते थे कि अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं किसी और जगह मिल जाए। लेकिन अब इनको फिर एक खबर मिलती है। इनकी फैक्ट्री के बैक साइड पे एक बहुत खाली जगह थी, और वहाँ पर पता लगता है कि इनको फैक्ट्री एक बननी है, फैक्ट्री बन रही है। नेचुरली बात है कि फैक्ट्री बनेगी तो सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब ये मुआयना वगैरह करते हैं और पता लगता है कि भाई उन्होंने तो पहले ही सेट कर लिया होता है। फैक्ट्री बननी शुरू होती है, जैसे जैसे फैक्ट्री बन रही होती है वैसे वैसे इनको भी होता है कि शायद काश अगर मेरा यहाँ पे बन जाता, तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ जाती। कई बार कहते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं वो उसके साथ किस्मत मैच कर जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ये शाम का समय था और ये कुछ अपना खाने का सामान लेकर वापस आ रहे थे, और ये क्या देखते हैं कि अचानक इनके ध्यान में पड़ता है कि एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, और बाहर एक आदमी खड़ा है जिसने उस पर गन तानी है, और उसके हाव भाव से लग रहा था कि बस अभी गोली चली, गोली चली। ये आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, जो उनके हाथ में खाने का पैकेट था, दूरी इतनी थी कि वहां तक पहुंच सकता था। ये बस पैकेट घुमा के मारते हैं, उसके हाथ से पिस्टल गिरती है और वो सकपका के भाग जाता है वहां से। ये जल्दी से आगे की तरफ देखते हैं, जो देखते हैं गाड़ी के अंदर इंसान बैठा हुआ था वो तो पसीनों पसीनी हुआ था। मौत ही उसको सामने नजर आ चुकी थी। अब ये कहता है सर सर सर, भाग गया भाग गया वो, ये गन पड़ी है, आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स, पानी वगैरह पीजिए। पानी वगैरह पीते हैं तो वो कहते हैं कि भाई थैंक यू भाई, तेरी वजह से मेरी जान बच गई। ये तो गुंडे बदमाश ने तो मुझे मार ही दिया था। और इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की अपनी यूनिफॉर्म डाली हुई थी। कहते भाई कहाँ कहाँ यहाँ पर काम करता है? तो ये कहता है कि हाँ सर, ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मेरे मेरे लिए काम करेगा? अब ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्या पता ये कौन है। कहते सर आप, अरे ये जो नई फैक्ट्री बन रही है मैं उसका मालिक हूँ। अच्छा सर आप उसके मालिक हो? हाँ हाँ। अब अंधा क्या मांगे दो आंखें। अब इनके मन में तो यही था ना कि भाई इस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं मेरा जुगाड़ हो जाए, और पता लगा था कि भाई रिक्रूटमेंट तो पहले ही हो जाती है, बस जब फैक्ट्री तैयार होगी तो उसके बाद। अब ये कहते हैं कि सर आप देख लो, पर सर तनख्वाह, फिर कहते हैं अरे भाई तनख्वाह तुझे मैं दूंगा, तूने मेरी जान बचाई है भाई, ऐसे इंसान तो मुझे चाहिए, और मेरी नई फैक्ट्री है, और अगर तू यहाँ पे काम करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो तो ये बात करते हैं भाई कितनी तनख्वाह है तेरी, एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि सर मेरी 20,000 तनख्वाह है। तो कहता है भाई ठीक है, तू समझ तुझे तेरी 30,000 तनख्वाह होगी, ना ही तेरी 30,000 तनख्वाह होगी, तो रहता कहाँ पे है? कहता सर बस मैं गाँव से आया हूँ, यहाँ पर तो मैं रेंट पे रहता हूँ, परिवार साथ में है? नहीं सर, परिवार गाँव में रहता है। और खाने पीने का क्या सिस्टम है? बस ये सर बाजार से लेकर आता हूँ, इसी ने तो आज आपकी जान बचाई पैक करने। अच्छा एक काम कर, मैं फैक्ट्री के साथ तेरा एक छोटा सा क्वार्टर बना देता हूँ, जो गेट के बिल्कुल पास होता है। एक कमरा होगा, रसोई होगी, जो भी मतलब प्रॉपर एक कंप्लीट एक सेट होगा। आराम से तू अपना यहाँ पर गैस वगैरह रख, खाना वगैरह भी बता, और कोई रेंट नहीं, बस सैलरी जी तेरी
जो भी तेरी 30,000 होगी और साथ के साथ ही तुझे रहने का भी मिल जाएगा, और मुझे भी वही हो जाएगा कि ठीक है एक बंदा रह रहा है। तो वो कहता है, खुश हो जाते हैं कि सर ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आप अगर ऐसा कर दें तो। कहते हैं कर दें नहीं, हो गया तो एक काम कर, जैसे ही फैक्ट्री जो बेसिक लेवल पर बन जाएगी उसके बाद जब तेरा क्वार्टर वगैरह का सारा तैयार हो जाएगा तो मैं, मुझे फ़ोन नंबर वगैरह इन्होंने दे दिया तो मैं कर लूँगा बात। अब बस ये इंतज़ार करने लग पड़ते हैं, और कैसे कब फैक्ट्री बने। अब ये फैक्ट्री बननी थी, कमरा तो बनना नहीं था। ऐसे ही टाइम निकलते निकलते तकरीबन तकरीबन 2.5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद मशीनरीज आनी थी, काम शुरू होना था। अब जब बिल्कुल फैक्ट्री बन के तैयार हो जाती है तो फिर ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई करें करें, और कॉल करते हैं। मालिक अच्छा आदमी था, पहचान गया कि भाई जिसने जान बचाई थी। तो कहते हैं हाँ भाई तू आ, अगले दिन ये कहते हैं ज्वाइन कर ले, और जो भी उसको सारा क्वार्टर दिखाते हैं कि तेरे लिए स्पेशल बनवाया, आराम से अब तू यहाँ पे रहे, और अपने मालिक को जवाब दे देते हैं। तो मालिक भी कहते हैं भाई तनख्वाह बढ़ा देते हैं। कहते हैं नहीं, जब कहा था तब बढ़ाई नहीं, अब फ़ायदा कोई नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पर उस फैक्ट्री में। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था। जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी तनख्वाह मिल गई, ऊपर से रहने को फ्री मिल गया, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। इनके जो सपने थे वो साकार होने लग पड़े, यानी कि भाई सेविंग होगी तो सपने जो होंगे सोचे होंगे वो भी साकार होंगे ही। अब क्या था कि पहले हफ्ते तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि तब तक था कि रात के समय में भी यहाँ पर आवाजाही थी, मशीनरीज वगैरह फिट हो रही थी, उसके इंजीनियर्स आ रहे थे, लेबर आ रही थी, और कुछ माल वगैरह था वो भी ट्रक्स का आ रहा था। तो इनकी जो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, दिन के बाद, जो रात का सिक्योरिटी गार्ड होता था वो देखता था, ये अपने आराम से क्वार्टर में सोते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर धीरे 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 गतिविधियां कम होनी शुरू होंगी रात के समय में। जैसे जैसे सेटलमेंट होनी हो गई थी, वैसे वैसे जो ये गतिविधियां हैं वो कम होनी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद वो टाइम आना शुरू हो गया कि जब अब इस फैक्ट्री में रात के समय में सिर्फ और सिर्फ यही थे। क्योंकि जो रात का सिक्योरिटी गार्ड होता था वो तकरीबन इनका ड्यूटी रात को हो जाती थी। कहने का मतलब है कि भाई दिन के समय में कई बार दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता था, कई बार इनकी ड्यूटी होती थी, और रात को ये रेस्ट करते थे। जब रात की इनकी ड्यूटी होती थी तब ये रेस्ट ही करते थे। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री में कोई ऐसा नहीं था कि थेफ्ट होने के चांसेस है ज़्यादा या कुछ ऐसा है, इतनी बड़ी मशीनरीज कौन लेकर जाएगा, और माल भी जो था रॉ मटेरियल भी बड़ा हैवी था। सिर्फ इनका ये रात के समय में काम होता था कि जो कई बार रात के समय में ट्रक आते थे रॉ मटेरियल लेकर, उनको फैसिलिटेट करना। कई बार वो आते थे, कई बार नहीं आते थे। जब आते थे तो उनको पहले से ही टाइमिंग का पता होता था, और एक बेल टाइप लगी होती थी जो जिससे इनको पता लग जाता था कि हाँ भाई ट्रक आ गया है। तो ये सारा मुआयना करने के बाद, जो भी अनलोडिंग वगैरह होने के बाद, उनको वापस भेज के फिर अपना सो जाते थे। अब कुछ सिलसिलों में ऐसा सिलसिला भी कुछ चलता है, और ये एक तरह की उनकी रूटीन पक्की हो चुकी थी, और मालिक जैसा मैंने कहा कि वो भी अच्छे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन किसी को दिक्कत थी, किसी को बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी। अब ये एक रात सो रहे थे बड़े आराम से, और आज इनको पता था कि कोई ट्रक वगैरह भी नहीं आएगा, इसलिए आराम से बस अपना दरवाज़ा वगैरह अंदर से बंद करके सो रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद इनको एक बड़ी भारी आवाज़ आती है। कोई इनका नाम पुकारा था, अमरीश, अमरीश। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत खूंखार आदमी है जो बड़े गुस्से से इनका नाम पुकार रहा है और कहता है कि मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। अब ये अचानक से ना पहले सहम उठते हैं कि कोई फैक्ट्री में रह तो नहीं गया, लेकिन फैक्ट्री और जो क्वार्टर का डिस्टेंस था वो काफ़ी दूर था, और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आवाज़ इतनी दूर से आ रही। ये काफ़ी ऐसा लग रहा था खिड़की के पास से आवाज़ आ रही। अब जैसे ही ये देखते हैं तो इनके होश उड़े रहते हैं, क्योंकि इनको खिड़की के बिल्कुल बालकोनी में कुछ साया नज़र आता है, और अचानक से पायलों की आवाज़, तेज़ 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 भागने की आवाज़ इनको सुनाई देती है। जल्दी से बाहर दरवाज़ा खोलते हैं कि भाई कोई आ तो नहीं गया, और ये देखते हैं कि वहाँ पर बदबू बहुत फैली हुई थी। ऐसा जैसे किसी के मरने की, जैसे जानवर मरा हो तो उसके मांस की, सड़े हुए मांस की बदबू होती है, वैसे बदबू थी, और आसपास कुछ था नहीं। लेकिन इनको ये आवाज़ और वो परछाई, आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुनाई दी थी और परछाई बिल्कुल क्लियरली दिखाई दी थी। सपने जैसी कोई बात थी ही नहीं। अब ये सोचते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, मैं तो मतलब मेरे सिवा तो यहाँ पर कोई होना नहीं चाहिए,
कोई दीवार फांद कर तो नहीं आ गया। अब ये ना धीरे धीरे फैक्ट्री का मुआयना करना शुरू करता है कि मैं देखूं। अब इनके पास हथियार तो कोई था नहीं, हथियार के नाम पर एक सिर्फ छड़ी थी और कुछ नहीं था। अब उसी की बदौलत ये धीरे धीरे सारा फैक्ट्री का मुआयना शुरू करते हैं, लेकिन रह रह कर इनको आवाज़ें आती हैं पायलों की। जैसे अब ये आगे जा रहे हैं, पीछे से अचानक से पायलों की आवाज़ आई, और भारी आवाज़ वैसी थी कि मुझे यहाँ से निकाल। अब ये सोच रहे हैं कि भाई कोई वर्कर वुकर ने मेरा प्रैंक तो नहीं कर रहे, मुझे मजाक तो नहीं मेरे साथ कर रहे, लेकिन ये समय भी मजाक का नहीं था और ये स्थान भी मजाक का नहीं था। खैर ये पहले डर जाते हैं और उसके बाद अपने क्वार्टर में आके सोते नहीं है, बस बत्ती जला के बैठे रहते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। अब ऐसी कोई बात थी नहीं जिससे ये बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला इस बात को लेकर मचाते और ऐसा कुछ मतलब करते, तो ये इन्होंने बात अपने तक ही रखी। मतलब दूसरी फैक्ट्रीज जो थी ना आसपास, वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड से, तो उनका थोड़े समय जब ये फ्री हो जाते थे, उठना बैठना होता था, जो सिक्योरिटी गार्ड दिन के समय में भी आता था, ड्यूटी शिफ्ट होती थी तब भी वो अपना मिल मिल के बात वगैरह अपनी करते रहते हैं, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की, इन्होंने कहा कि यार कोई वहम होगा, पता नहीं क्या बात है। अब कुछ दिन तो बीते ठीक, लेकिन एक रात को फिर इनको वही आवाज़ आती है। अब जब ये आवाज़ सुनते हैं, इनको फिर से वही परछाई नज़र आती है। अब जल्दी से फुर्ती से उठ के देखते हैं, इनको कोई नज़र नहीं आता। आज फिर ये उस आवाज़ के पीछे पीछे भाग रहे थे, आसपास इधर उधर देखे जा रहे थे और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही ये मोड़ काटते हैं, अचानक इनको सफ़ेद कपड़ों में कोई नज़र आता है, या कह सकते हैं कि नज़र आती है। अब वो आगे आगे धीरे धीरे चल रही थी। ये कहते हैं मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, मैडम क्या कर रही हैं यहाँ पे। अब वो जो भी थी वो रुकती है, उसके पास से आवाज़ आ रही थी, अमरीश मुझे यहाँ से निकाल। अब ये आवाज़ उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं खा रही थी। कहाँ किसी खूंखार आदमी के एक बड़े ही क्रूर आवाज़, कहाँ वो जो देख रहा था अपने सामने, हालांकि उसकी पीठ इनकी तरफ थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई लड़की होगी या कोई औरत होगी, और मैच तो कोई लग नहीं रहा। अब ये फिर कहते हैं मैडम आप कर क्या रही हैं यहाँ पे, आप कोई मालिक की कोई रिश्तेदार हैं। अब जैसे ही वो धीरे धीरे मुड़ती है ना, तो शक्ल तो ठीक थी, सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल काले। अब इनको ये महसूस हो चुका था कि भाई ये फंस गए, ये तो फंस गए फैक्ट्री में, ये कोई काम और मैं तो आज गया। इनके हिसाब से तो इनको पीछे होना चाहिए, पीछे भागना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या होता है, जैसे मैं धीरे 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 उसके तरफ बढ़ने लगा हूँ। मुझे अपनी मौत साफ नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, और जैसे ही हमारा फासला कुछ मीटर का रह गया, वो फिर से मुड़ती है और आगे आगे चलने लग पड़ती है। अब मैं भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चलता जा रहा हूँ, और एक जगह पे जहाँ पे कोई हैवी मशीनरी थी अंदर की तरफ आके, वहाँ पे मैं गिर जाता हूँ। अब सुबह जब मेरी जाग खुलती है तो मेरे आसपास लोग थे, और मैं अपनी फैक्ट्री में नहीं था, मैं था हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पे। मालिक आते हैं, अरे अमरीश क्या हुआ तुझे, तू बेहोश पड़ा था फैक्ट्री में। तो ये कहते हैं मालिक मैं यहाँ कैसे आया। तो फिर उसको सारा मालिक बताते हैं कि भाई सुबह मुझे फैक्ट्री का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, सारे नॉक कर करके थक गए, फिर हमने फायर ब्रिगेड बुलाई, जो उसकी जो होती है ना वो सीढ़ी होती है, उसको बुलाना पड़ा कि भाई दीवारें काफ़ी ऊंची थी, फांदा नहीं जा सकता था उससे। फिर उनके जब तूने देखा तो तू बेहोश पड़ा था। पहले मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया कि भाई ये शराब पी के पड़ा, लेकिन जब वर्कर्स ने देखा कि सर नहीं इसने शराब नहीं पी, बदबू तो बिल्कुल नहीं आ रही, और ये बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत इसका पसीना निकला है, क्योंकि इसके जो सारे कपड़े भीगे हुए हैं, तो मामला कोई और है। खैर अब ये सारी ट्रीटमेंट वगैरह चलती है, तो ये कहते हैं कि मालिक आपसे कोई मैं बात करना चाहता हूँ। अब ये कहते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो ये कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड यानी कि अमरीश कहते हैं कि सर आपको कुछ पता है इस फैक्ट्री के बारे में। कहते हैं नहीं मुझे क्या 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 तू कहना क्या चाहता है। सर ये फैक्ट्री भूतिया है। तो मालिक कहते थे दिमाग ख़राब हो गया, अभी नई नई फैक्ट्री बनी है, भूतिया कैसे होगी।
तो ये कहते हैं कि मेरी आप बात नहीं समझ पा रहे, फैक्ट्री नहीं है, ज़मीन तो पुरानी है ना। मालिक कहते हैं कि वो तो बात ठीक है, लेकिन हुआ क्या। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ सिलसिलेवार उनको बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर मालिक इसके कहते हैं कि भाई मेरी बात सुन, जो भी कुछ हुआ है तेरे मेरे बीच में बात रहनी चाहिए, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बात वर्कर्स तक पहुंची तो ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी भाई, वो मेरा बहुत नुकसान होगा। तो वो जो इंसान उस दिन कुछ साल पहले मुझे मारने आया था ना, समझ लिया कि उसका काम हो जाएगा। समझ रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ। कहता सर मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो, लेकिन अब करना क्या है, मैं नहीं काम कर पाऊंगा वहाँ पे। तो ये कहते हैं ऐसा करता हूँ, मैं 2 सिक्योरिटी गार्ड रख लेता हूँ। तो कहता सर आप 2 रखो, 200 रखो, लेकिन मसला तो है ना, आज मेरे साथ हो रहा है, कल को वर्कर के साथ होगा, मैं तो चुप रहूंगा। लेकिन अगर किसी वर्कर के साथ हुआ और उसने जुबान खोल दी तो बात तो ठीक थी उनकी। तो कहते हैं कि भाई फिर करना क्या है। तो ये कहते हैं कि सर मुझे लग रहा था कि वो मुझे कहीं लेकर जाना चाह रही थी, और उसने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक आवाज़ आ रही है कि अमरीश मुझे निकाल यहाँ से। तो जब वो मैं उसके बिल्कुल पास आया ना, मुझे नहीं पता मैं उसके पास कैसे आया हूँ। मैं तो बस जिससे कह सकते हैं कि अपनी मौत की तरफ जा रहा था, और उसने मुझे मारा नहीं, ये गनीमत है। जहाँ पर मैं गिरा, मुझे लगता है कि कुछ वहाँ पर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं। कहते हैं यार वहाँ जहाँ पर तू गिरा है ना, वहाँ पर मशीन्स है। कहता सर कुछ ना कुछ तो है, वहाँ पर खुदाई करनी चाहिए। ये कहते हैं कि भाई मशीनें परा करेंगे, पीछे करेंगे, मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो फिर ये कहते हैं कि सर अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर भी बात ठीक थी। तो ये कहते हैं ठीक है। तो फिर ये कुछ अपने विश्वास वाले बंदे बुलाकर पहले उस मशीन को रिमूव कराते हैं, जो नॉर्मल इंजीनियर करते हैं। उसके बाद कुछ विश्वास वाले बंदे बुलाकर खुदाई करना शुरू करते हैं, और काफ़ी नीचे उनको एक कंकाल मिलता है। अब ये बात जग जाहिर करनी जरूरी थी, क्योंकि ना ही अब ये मामला कुछ प्रेत आत्मा जैसा रह गया था, बल्कि ये मामला बन गया था लीगल, कानूनी। बहाना इन्होंने ये बनाया है कि फैक्ट्री जो जहाँ पर वो मशीन इंस्टॉल थी, वहाँ पर इन्हें कोई समस्या आ रही थी, और हमें इंजीनियर्स ने इंस्ट्रक्ट किया था कि यहाँ पर खुदाई करके एक पिलर बना दिया जाए ताकि वो मशीन हिले ना, उसको कंक्रीट से सख्त कर दिया जाए। जब हमने खुदाई की तो हमें ये कंकाल मिला, ताकि बात भी बनी रह जाए, और किसी को ये महसूस ना हो कि हमने जानबूझकर खुदाई की है। पुलिस वगैरह को बुलाया गया, पता लगा कि जो ये कंकाल है किसी लड़की का कंकाल है, और इसकी आंखें नोची गई हैं। मतलब उसकी आंखों के आसपास जो हड्डियां थी, मतलब आंखें तो बची नहीं थी, जो उसके स्कल के आसपास हड्डियां थी उसमें इंजरीज के निशान थे। और जो ये कंकाल है वो कुछ तकरीबन आज से 50 साल पुराना है। यानी आज से 50 साल पहले किसी ने बेचारी के साथ गलत किया होगा, या उसको मारा तो है, ये तो पक्का ही है, उसका कंकाल यहीं पे दबा दिया उसको, और तब से लेकर आज तक वो उस खाली ज़मीन पर भटक रही थी। और देखो किस्मत कैसी कि अमरीश के हाथों उसकी मुक्ति लिखी थी। ना ये फैक्ट्री बनती, ना अमरीश पहले उसको बचाता, मालिक को उसकी नौकरियां लगती, परमानेंट यहाँ पे रहता, वो उसको अपनी मुक्ति मिलती। फिर उसकी हड्डियां निकाल के जब ले गया, तो उसके बाद अमरीश आज भी उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रात को वहाँ पर अकेले सोते हैं, लेकिन आज तक कभी उन्हें वो दोबारा दिखी नहीं। अमरीश कहते हैं कि अगर उसकी मुक्ति हो गई है तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा भी बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। मैं ना अपने कई पॉडकास्ट में ये बात को कह चुका हूँ, और कहीं ना कहीं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि भाई जो पैरानॉर्मल और साइकोलॉजिकल चीज़ों में डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो ओवरनाइट नहीं हो जाती, कि आज इंसान चंगा भला है, कल अचानक से उसके उसके स्वभाव में तब्दीली आ गई। लेकिन जब किसी के साथ कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम आती है तो ये समस्या आती है। ऐसा ही किस्सा है आज का। किस्सा है रजनी का, अनु का और संजीव का।
रजनी और अनु दोनों लखनऊ में रहती हैं। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है। जो अनु है उसका एक लड़के के साथ रिलेशन था। वो लड़का और ये अनु बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। जब से ये 11th क्लास में आए, ग्रेजुएशन की, उसके बाद नौकरी की, इनका इतना प्यार था। लेकिन लड़के को यानी लड़के के घर वालों को अनु पसंद नहीं थी। अब जो लड़का था वो प्यार तो करता था अनु से बहुत, लेकिन वो अपने घर वालों के खिलाफ जा नहीं सकता था। उसने ये बात, जब उसके घर वालों ने इनकार कर दिया तो अब एक बड़ा हार्ड ब्रेकअप होना था। लड़के की शादी हो जाती है, लेकिन अनु इस सदमे में पड़ जाती है। या कहते हैं कि उसको उभरने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। अब इसी दौरान उसका तकरीबन तकरीबन अपने परिवार से कट ऑफ हो चुका था। वो लखनऊ नहीं रह रही थी, वो दिल्ली आ चुकी थी, और रजनी भी दिल्ली में जॉब कर रही थी। परिवार के साथ कुछ ऐसा था कि परिवार उसके बाद काफ़ी देर तक मैरिज के लिए अनु से बात करता, लेकिन अनु मानी नहीं। अब पॉइंट ये आ चुका था कि अनु की जो उम्र है वो कुछ 33 बरस के आसपास हो चुकी थी, और आप समझ सकते हैं कि भाई क्या होता है। तो उस पॉइंट पे आके अनु के जीवन में फिर एक लड़का आता है, संजीव। शायद अनु के घाव भरते हैं। धीरे धीरे अनु और उनको संजीव को प्यार हो जाता है, और तकरीबन 1.5 साल के रिलेशन के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये शादी कर लेंगे। लेकिन इस बार अनु के परिवार को संजीव पसंद नहीं आता। अनु सोचती है कि भाई पहली बार मैं पसंद नहीं आई और इतने साल बर्बाद हो गए, मैं उस ट्रॉमा से जैसे तैसे करके उभरी हूँ, और उसके बाद मैं अपने परिवार से भी टूटी। अब मेरा परिवार जो मुझे मुझे लड़का पसंद है वो उसमें हामी नहीं भर रहा, और मतलब मैं क्या करूं। तो ये एक डिसीजन लेती है। डिसीजन ये होता है कि ये तो शादी करेगी। अब ये घर वालों को फैसला सुना देते हैं कि हम कर रहे हैं कोर्ट मैरिज। सीधी सी बात है, मैं रह रही हूँ दिल्ली, जॉब कर रही हूँ, आपको समाज की चिंता ना कि समाज में ये कैसा करेगा, तो बस आप ये समझिए कि हमारी तो शादी हुई ही नहीं, लेकिन मैंने कोर्ट मैरिज करनी है और मैं यहाँ पे रहूँगी, बात खत्म। बाद में आप संभाल लेना जो संभालना, मुझे कुछ नहीं। परिवार वाले इस बात से रजामंद नहीं थे, नाराज़ थे, लेकिन अनु ने शादी कर ली और रजनी ने साथ दिया, जो भी गवाही वगैरह होती है बाकी संजीव के भी अपने फ्रेंड्स से। अब रजनी को भी इस बात की काफ़ी खुशी थी कि भाई चलो उसकी सहेली का घर बसा, बहुत उसने सहा है, एक इतना लंबा रिलेशन चला, फिर उसके बाद उसकी शादी टूट, मतलब उसका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ। ऐसा ब्रेकअप हुआ कि लड़ाई से नहीं, कि भाई प्यार तो करते थे लेकिन अब घर वाले नहीं माने लड़के के। खैर अब संजीव के साथ हुआ तो उसमें भी मज़ा तो नहीं ना वो आया, घर वालों की रजामंदी नहीं है, ये वो जो। खैर अब कुछ 10-12 दिन बीतते हैं, और 10-12 दिन के बाद रजनी को अनु का फ़ोन आता है। रजनी जब फ़ोन देखती है खुश होती है कि चलो ठीक है, मेरी सहेली है, मेरी बहन है, वो अब खुश होगी और हमारी बातें होंगी कि भाई ठीक है ऐसा ऐसा। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो अनु बहुत गुस्से से कहती है, रजनी मैंने इस आदमी से तलाक लेना है। अब ये हक्की बक्की रह जाती है कि बहन क्या बात कर रही है, क्या हो गया। मैं कह रही हूँ कि मैं इस आदमी के साथ रह नहीं सकती, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। ये कहती हैं कि तेरा दिमाग खराब है अनु, तुम्हारा 1.5-2 साल का रिलेशनशिप है, 10 दिन शादी को नहीं है तो तलाक की बातें कर रही है। मुझे नहीं पता मैं, तू मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। वो इसलिए कह रही थी कि जो रजनी थी वो बेसिकली लॉयर थी। तो रजनी कहती है कि मुझे बात का तो पता लगे। वो बड़े गुस्से से फ़ोन काट देती है, और जब उसको फिर दोबारा फ़ोन लगाती है तो फ़ोन उसका लगता नहीं। खैर अब रजनी हड़बड़ाहट में फ़ोन करती है संजीव को कि संजीव क्या तुम क्या चल रहा तुम्हें, अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन नहीं हुए और मतलब ये क्या हो गया, मतलब मुझे बताओ तो सही, तुम क्या क्या तुमने उसको कह दिया, कुछ बुरा कह दिया उसको। तो संजीव कहता है अरे थम जा, कहना क्या चाह रही है रजनी। तो वो कहती है कि मुझे अभी अभी कुछ समय पहले फ़ोन आया अनु का, और वो मुझे
कह रही है कि मैंने तो संजीव के साथ रहना नहीं, मैंने तलाक लेना, तू मेरा साथ देगी कि नहीं देगी, मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए, पेपर तैयार कर। संजीव जब ये बात सुनता है तो वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। वो कहता है कि भाई तेरी सहेली है, तू संभाल, मजाक कर रही होगी तेरे साथ। तो रजनी कहती है मुझे उसकी आवाज़ से एक पैसे का भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो मजाक कर रही है, सच सच बताओ क्या हुई बात। संजीव कहता कोई बात हुई होती तो मैं कहता। सुबह मैं आराम से घर से ऑफिस आया हूँ, उसने मेरे लिए खाना बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चक्कर नहीं हुआ। ऑफिस आके मैंने उसको फ़ोन भी किया है कि मैं पहुंच गया हूँ सही सलामत, आज रात को मूवी देखने चलेंगे। अब जब ये बात सुनती है तो वो दो चित्ते में फंस जाती है कि भाई मैं किसकी बात पे विश्वास करूं, अपनी सहेली की बात पे विश्वास करूं या फिर इसकी करूं। तो कहती है कि मैं अभी फ़ोन करती हूँ। कहता है रुक रुक। संजीव कहता देख कैसे बात की थी उसने। तो उसने सारी बात बताई। अब संजीव थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई अब पता नहीं मेरे साथ तो नहीं मजाक कर रही। तो संजीव उसको कहता है काम करते हैं, तुम ऐसा करना जब मैं ऑफिस से फ्री हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, तुम आना तो इकट्ठे चलेंगे घर पे। तुम्हें नहीं यकीन आ रहा ना तो फिर देखना, अगर तो कोई ऐसी कोई बात होगी तो वो सामने कहेगी कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए ऐसा वैसा। अब ना ये डिसाइड हो जाता है। ये उसके बाद अनु के साथ कोई बात नहीं करती और रात का जब समय ऑफिस से फ्री होता है संजीव उसको फ़ोन कर देता है। ये दोनों मिलते हैं, आके गाड़ी में आते हैं और जैसे ही अनु दरवाज़ा खोलती है तो वो देख के हैरान हो जाती है रजनी को कि बड़ा सरप्राइज, अरे भाई तुम ऐसे कैसे, दोनों साथ में कैसे। और बड़े अच्छे से हक करती है संजीव को और कहती है कि आज फिर हम तीनों मूवी देखने जाएंगे, चलो अच्छी बात। अब दो जने बहुत हैरान थे। संजीव थोड़ा सा कम था, उसको लगा था किसी ने मजाक किया होगा। तो रजनी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि भाई ये क्या सीन है। खैर संजीव फ्रेश वगैरह होने जाता है तो ये अनु का कान पकड़ लेती है कि तुझे तो मैं बजाती हूँ। तो कहती क्या हुआ, कहती बता हुआ क्या, तुझे नहीं पता क्या हुआ। अनु कहती हुआ क्या, बता तो सही। तो कहती है कि तेरा मुझे आज दोपहर को फ़ोन आया, तो इतने गुस्से में तूने मुझे फ़ोन किया कि मुझे संजीव से तलाक चाहिए, मैं उसके साथ रह नहीं सकती, ये वो लटम पटम जो भी तूने बकवास की सारी। और अब तू ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब रजनी को ये महसूस हो रहा था कि आगे से अनु हंसेगी कि तुझे प्रैंक किया है ना, बेवकूफ़ बनाया। लेकिन रजनी कहती मैंने फ़ोन किया तुझे। तो ये कहती हाँ तूने फ़ोन किया। मैंने कब किया। तो कहती है कि अरे फ़ोन की अपनी कॉल लिस्ट देख, तुझे मैं बताती हूँ। ये फ़ोन की कॉल लिस्ट देखती है, उसमें देखती है देख कितनी मिनट बात हुई है। अब अनु अपना फ़ोन फटाफट देखती है, हाँ बात तो ये, लेकिन यार मैंने कोई ऐसी बात तुझसे की नहीं है, किसी और का फ़ोन आया होगा, तू मिक्स कर रही है बातों को। अरे तू लॉयर है भाई, डिवोर्स का केस आया होगा, उसको पकड़, हमें हम तो अभी तो शादी हुई है हमारी, तो शादी को कुछ दिन हुए हैं, तो तू कैसी बातें कर रही है। अब जब ये बात सुनती है तो रजनी तो बिल्कुल पागलों जैसा उसका साहब हो जाता है कि मैं किसकी बात पे विश्वास करूं, किसकी बात पे ना करूं। खैर वो सोचती है कि भाई छोड़ो छोड़ो, मैं अभी घर जा रही हूँ। तो उन्होंने कहते हैं नहीं नहीं मूवी देखने जाने, नहीं मैं भाई मैं जो मेरे मेरे को काम है, मैं जा रही हूँ। और इससे पहले कि संजीव फ्रेश होकर आता तो अनु रजनी निकल जाती है। अब सारे रास्ते में रजनी ये सोचती जा रही है कि भाई ये हुआ क्या, ये कोई वहम था मेरा, मैंने कुछ गलत सुन लिया या क्या था। खैर वो रात थोड़ी सी उसकी ऐसे गुजरती है और वो सोचते सोचते सो जाती है। अब अगली सुबह होती है, कुछ नहीं होता, नॉर्मल सारा दिन चलता है। और 2 दिन बाद फोन आता है संजीव का। संजीव कहता है कि रजनी प्लीज़ यार उसको समझा, उसको उसको यार समझा, उसको लेकर आना वापस। कहते किसको समझाना है, किसको लेकर आना वापस। तो वो कहता है कि अनु यार आज सुबह सुबह अपने मायके चलेगी और कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी और मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ना करना, डिवोर्स के पेपर तुझे तो मिल जाएंगे। अब रजनी को हंसी भी आती है और रजनी को गुस्सा भी आता है। पहले तो कहते हैं कि तुम दोनों ने मुझे पागल समझ कर रखा है, तुमने मेरा क्या मजाक बना के रखा हुआ है। तो संजीव की जब रोने वाली बात सुनती है ना वो थोड़ी सीरियस हो जाती है कि संजीव सच कह रहे हो। तो कहता है कि यार मैं सच ही बोलूँगा, मतलब पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठी और उसने इतना हल्ला गुल्ला मचाया और उसके बाद ये सब कुछ ये कह के चली गई। अब जब ये बात सुनती है तो रजनी कहती है कि यार
मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तुझे बताया था ना कुछ दिन पहले ये बात हुई थी, तो तुम तो कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं करते। यार सच में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई प्रैंक नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आज जो मैंने उसका रूप देखा है, रवैया देखा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा। खैर अब ये फोन करती हैं, लगाती हैं उसको, रजनी उसको, अनु को फोन लगाती हैं और फोन वो उठा नहीं रही थी। अब दिल्ली से लखनऊ का सफर बहुत ज्यादा है, तो उसको पता था कि भाई जितनी जल्दी पहुंचे तो कितने घंटे, 10-12 घंटे तो एटलीस्ट लगेंगे। तो ये इंतजार करती है अगले दिन का, और अगले दिन ये फोन करती है उसकी माँ को, अनु की माँ को, कि आंटी अनु आ गई है। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटी ये आई है, और बस हमें तो खुशी है कि हमारी बेटी हमसे मिलने आई। हमने, हमारी गलती थी, अब उसकी उम्र हो रही थी और हमें भी उसकी शादी कर देनी चाहिए थी। अब हम सोच रहे हैं कि इन दोनों की ना धूमधाम से शादी करते हैं। वो फिर से हैरान, रजनी, कि आंटी धूमधाम से, अनु ने आपको क्या कहा? तो वो कहते हैं कि अनु ने तो आई है, बड़ी खुश थी। वो कहती है कि मम्मी अब बात छोड़ो और हमारी शादी अब धूमधाम से करो। अब क्या होगा, कुछ होगा तो, हमारा गुस्सा भी अब ठंडा हो चुका था, तो इसके पापा कहते हैं कि चल बेटी जो हो गया सो हो गया। तो फिर अब हम एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के संजीव और तेरी शादी दोबारा, मतलब कोर्ट मैरिज हो चुकी है, दोबारा से धूमधाम से करते हैं। अब जो रजनी है वो तो भी माथे पे हाथ रख लेती है कि भाई ये हो क्या क्या, ये चल क्या रहा है, मैं किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं। यहाँ से ये लड़के जा रही है कि भाई मैं तेरे साथ रह नहीं सकती, डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। वहां जाके कह रही है कि हमारी शादी अब धूमधाम से करो। ये संजीव को फोन कर देती है कि भाई ये सब कुछ चल रहा है, वहां पर तो ये बयान दे रही है। अब संजीव भी हक्का बक्का, भाई ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ बताएगा, कोई क्या हो रहा है। इतनी उलझन थी कि किसी को कुछ समझ लग ही नहीं रहा था। अब थोड़ी सी ये खुल के बातें करना शुरू करती है रजनी और संजीव की, संजीव कोई मेंटली प्रॉब्लम तुझे महसूस हुई? तुझे तो पता है कि बहुत टाइम बेचारी ने सहा है। तो कहते नहीं यार, मुझसे तो रात को हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, सुबह ऐसे है कि जैसे तो वो मतलब मेरी शक्ल नहीं देना चाहती। अब सोचती है कि यार ये चल क्या रहा है, मुझे नहीं समझ लग रहा कि ये तुम में क्या चल रहा है और मेरे साथ क्या ये सब कुछ हो रहा है। खैर वो कहती है कि एक काम करती हूँ मैं ना, जाती हूँ इसके घर जाती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। तो संजीव कहता है मैं भी चलता हूँ। कहते नहीं नहीं तुम ना चलो, क्योंकि अभी ऐसा दौर है, तो तुम ना जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब ये कहती है मैं सारा अपडेट दूंगी तुम्हें। तो ये लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है। अब जब लखनऊ के लिए रवाना होती है तो उसको मिलती है जाके, बड़ी खुश होती है, और ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़ी अजीब बात लगती है उसको कि भाई ये चल क्या रहा है। अब ना ये थोड़ा सा जब साइड पे होके बात करती है, आंटी कोई अनु ने बात की कि कोई परेशानी है या कुछ ऐसा है? तो वो कहती है नहीं बेटा कोई बात नहीं, कि इसने क्या कुछ चक्कर है कोई संजीव की तरफ से कुछ तंग? कहते नहीं नहीं वो तो इंसान ही बहुत अच्छा है, आपकी गलती है, आपको तो धूमधाम से शादी करनी चाहिए थी। लेकिन तो आंटी कहती लेकिन, कहते नहीं बस मुझे ना थोड़ा सा अनु का व्यवहार ठीक, थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है कि जैसे ना कुछ अ, आप समझ जाओ। तो आंटी कहते हैं कि बेटा हमें तो इसके बारे में पता नहीं, हमारे जब से आई है तो ठीक ही है। खैर अब ये बात करते करते अनु बड़े गुस्से से दूसरे कमरे से आती है, कुछ नहीं बोलती, अपनी माँ का गला पकड़ती है और उनको चांटे मारना शुरू कर देती है। पिता साथ बैठे थे कुछ दूरी पर, ये रजनी साथ बैठी थी। कुछ सेकंड के लिए तो इनकी समझ में आता ही नहीं है कि ये हुआ क्या। जैसे तैसे करके उसको छुड़ाया जाता है और वो कहती है कि मार दूंगी तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार दूंगी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये कहते कहते अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि बीपी अचानक लो हो गया है, कुछ परेशानी, कुछ क्या कोई दिक्कत है? कहते नहीं कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और माँ के तो बुरा हाल हो चुका था, जितना उसने उसको कुछ समय में मार दिया था। वो रो उल्टा रहे थे कि बच्चे से बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। पिताजी भी बड़े हैरान परेशान, सबसे ज्यादा रजनी, कि भाई ये चीज़ क्या है, ये हो क्या गया मेरे सामने। अब जब अनु अनु की जाग खुलती है तो वो अपने सामने अपनी माँ को देख के कहते मम्मी ये क्या हुआ? आप ये आपके बाल उलझे हुए हैं, ये आप निशान कैसे पड़े हैं? अब
रजनी की तरफ उसकी माँ देख रही है, रजनी उसकी माँ की तरफ देख रही है, पिता इधर उधर देख रहे हैं कि भाई ये क्या, जिसने सितम ढाया है वही पूछ रहा है कि किसने किया कांड। तो उसके पिता इशारा करते हैं कि चुप रहो। कहते हैं नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है, तू आराम कर। तो हुआ क्या, मुझे मुझे मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। कहते नहीं बेटा तेरा बीपी, हाँ मेरा बीपी लो गया, मैं तो बिल्कुल चंगी भली हूँ, ठीक हूँ। अच्छा हम वो सच बात कर रहे थे कि फिर मैं ऐसे करती हूँ, मैं संजीव से सारी बात कर लेती हूँ। तो आपको तो पता है उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके चाचा चाची सब कुछ मतलब देखा था, तो अब वो अपने फिर चाचा चाची से बात कर लेगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं मेन्यू वगैरह करते हैं, मैं सारा तैयारी करूँ। तो इसके पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा बेटा तू कर ले बात, हमारी बात भी करा देना। अब ये जब सब सारी बातें हो रही हैं तो रजनी तो बड़ी हैरान परेशान भाई कि भाई ये हुआ क्या है, ये चल क्या रहा है दोनों में। खैर अब तारीख हो जाती है सेट कुछ दिनों बाद, उसके बाद बिल्कुल ठीक रहता है। और 1 महीने बाद की तारीख होती है सेट। 15 दिन बीतते हैं और रजनी को फोन आता है अनु की माँ का कि बेटा अनु फोन नहीं उठा रही, उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है, उठाना तो दूर की बात, हम संजीव जी को भी फोन कर रहे हैं, उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो कहीं कोई गए हैं क्या। तो रजनी कहते हैं कि मेरी आज से 3-4 दिन पहले बात हुई थी, तो कुछ ऐसे तो प्रोग्राम इनका था नहीं, और वैसे भी शादी होने मतलब फॉर्मल शादी होने वाली है, तो ये कहाँ जाएंगे। कहते नहीं बेटा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो जरा जाएगी। कहते हाँ आंटी कोई बात नहीं मैं देखती हूँ। ये भी फ़ोन करती है, नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है, और उसके बाद ये शाम के समय में इनके फ्लैट में जाती है। जब शाम के समय में इनके फ्लैट में जाती हैं तो फ्लैट पे ताला लटका होता है। सोचती है कि भाई ताला लटका, तो बाहर गए हैं लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब ये सोसाइटी से पता करने की कोशिश करती हैं, तो जब इनको पता लगता है तो ये तो हैरान परेशान हो जाती हैं। इनको ये पता लगता है कि ये तो मूव आउट हो गए हैं फ्लैट से। कब, 1 दिन पहले। अच्छा, और बताया नहीं नया एड्रेस। कहते ना कुछ नहीं बताया। ये हैरान परेशान कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कहाँ मूव आउट। फिर सोच रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि बड़े फ्लैट में रहने का प्रोग्राम हो गया हो, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था, चिंता हो रही थी, ऊपर से अनु की मदर का फ़ोन आ रहा था, और ये हैरान परेशान। अब ना ये जल्दी से इंस्टा खोलती है, फेसबुक खोलती है, उसकी आईडीज़ को, संजीव की और अनु की आईडीज़ को। फ्रेंड थे, फ्रेंड में लिस्ट में हो गई, लेकिन उन दोनों की प्रोफाइल है ही नहीं, डिलीटेड प्रोफाइल। ये हैरान, डर जाती है कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। उसके बाद ये जाती हैं संजीव के ऑफिस। संजीव के ऑफिस जाती हैं, वहाँ जाके पता लगता है कि संजीव ने 2 दिन पहले रेजिग्नेशन दे दिया था, और वो ऑन द स्पॉट रिलीविंग लेकर चला गया। हमने तो कहा था भाई टर्मिनेट करने का था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब संजीव रेजिग्नेशन दे के गायब, अनु गायब, घर छोड़ के चले गए, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली छोड़ के गए, सामान वगैरह भी लेकर गए होंगे। लेकिन आज इस बात को 2 साल बीत गया है, दोनों का कोई अता पता नहीं। पुलिस में कंप्लेंट कराई गई, माता पिता आज भी परेशान है, ऊपर से संजीव के चाचा चाची वो भी परेशान है। हाँ पता लगा था कि जब ये शादी का हुआ था और जब ये गायब हुए उससे 1 दिन पहले संजीव कह रहा था कि हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं और जल्दी हम आपको बता देंगे, और कुछ ना अनु के साथ हमें लग रहा है कि अनु को ना कोई समस्या है, और किसी से हमने बात की है, जैसे फॉर्मल बात हुई थी, तो हम बस उनके पास जा रहे हैं। बस ये उनकी आखिरी बात थी। कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये कुछ नहीं पता। 2 साल हो चुके हैं इस बात को, ये गायब है। वो सामान कहाँ पर गया जो ये लेकर गए थे, किसी को कुछ पता नहीं। और 2 जिंदगियां, गायब होना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले जो अनु के स्वभाव में परिवर्तन एकदम से आया, वो अचानक से एकदम ऐसे बदल जाती थी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ। खैर रजनी ने थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश की, इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, तो उसे पता लगा कि ये जो काम हो सकता है ये वशीकरण का काम हो सकता है। उसको शक है कि उसके जो पहला बॉयफ्रेंड था, कहीं उसने तो जेलसी में आकर नहीं कराया, किसकी शादी होगी,
कई लड़कों को या लड़कियों को चुल होती है कि हम किसी के हो जाएं, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं उसको किसी का नहीं होने देंगे। क्या कुछ ऐसा ही था? हो भी सकता है, लेकिन आज तक ये दोनों गायब है, इनका कोई अता पता नहीं। खैर, बड़ा ही सर खुजलाने वाला, दिमाग खराब कर देने वाला एक वाक्य था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप भी चाहते हैं अपने किस्से कहानियाँ मुझसे शेयर करना, तो आपको जो ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी और साथ के साथ ही जो ये आपको ईमेल आईडी नज़र आ रही है, इस पे आप जाके मुझे रीच आउट कर सकते हैं और अपने किस्से कहानियाँ बयां कर सकते हैं। साथ के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा कंटेंट मिले, तो एक मेंबरशिप प्लान है जिसके बारे में आप में से कईयों को पता होगा, कईयों ने ज्वाइन किया भी है, कई सोच रहे हैं, कईयों ने ये भी सोच लिया कि नहीं करना, लेकिन जो ये सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए है कि अ, अलग से कंटेंट थोड़ा सा मिलता है हॉरर का, बड़े अच्छे किस्से होते हैं। तो अगर आप चाहें तो मात्र 29 रुपये पर मंथ में इस मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 1 रुपये पर डे से भी कम है। इससे मुझे कोई फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिलेगी, लेकिन चैनल को बूस्ट मिलेगा कि एक चैनल है जहाँ पर लोग पैसे खर्च करके कंटेंट देख रहे हैं और यूट्यूब इस चीज़ को प्रमोट करेगा। उम्मीद है कि आप इसको कंसिडर करेंगे, और साथ के साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये दोनों किस्से आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक हाइप तो कर ही दीजिएगा। इसमें ना ही कोई खर्चा होता है, ना ही कोई एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सो आज का जो किस्सा है, आज का जो एपिसोड है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।